नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल बार बार करते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार दो बार उनका कितना भी अपमान हो, वो अपमान सहते जाते हैं, लेकिन बार बार अपमान की परिस्थिति भी निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, राफेल 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 राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, लेकिन राहुल गांधी उस पर कभी कोर्ट कचहरी में नहीं गए। कौन गया था? जो अपमानित होने के लिए उतावले हो रहे थे। उसमें एक थे यशवंत सिन्हा और दूसरे थे अरुण पुरी। आपको याद होगा तो 10-12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार प्रधानमंत्री की रेस में आ गया, तब बीजेपी में मोदी के लिए आवाज उठाने वाले जो कुछ आगे थे, उसमें जैसे राम जेठमलानी थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, उसी तरह से यशवंत सिन्हा भी आगे थे। उनको लगता था ये बच्चा है, हम अगर उसका साथ अभी देंगे तो अडवाणी वगैरह छोड़ दो, हम इसके गुरु बनकर बैठ जाएंगे। लेकिन 12 साल गुजरात में जिस ढंग से मोदी जी सरकार चला रहे थे, पार्टी चला रहे थे, और पूरी दुनिया खिलाफ होने के बावजूद वो डटकर खड़े रहे। गुजरात का सरकार चलाए, गुजरात की सरकार चलाई, गुजरात की पार्टी चलाई। जो अंदर के या बाहर के सब जो उनके शत्रु थे, मैं प्रतिस्पर्धी नहीं बोलता, शत्रु थे, दुश्मन की तरह बर्ताव करते थे, हर चीज में मोदी को फंसाना चाहते थे, उसके बावजूद मोदी जी खड़े रहे। और 12 साल बाद वो अगर प्रधानमंत्री पद के रेस में आ गए तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं था। और अगर कोई मंझा हुआ राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, यशवंत सिन्हा खुद को वो समझते हैं कि वो तो क्या बोलते हैं, डिप्लोमेट वगैरह रहे, मंत्री रहे, तो वो समझते कि वो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के। तो उनको लगा कि हाँ, मैं तो इसको बच्चे जैसा इसके साथ खेल करूंगा, और वो ये चुपचाप मेरी आज्ञा में रहेगा। लेकिन वो भूले थे, नरेंद्र मोदी नए पीढ़ी के खिलाड़ी है। वाजपेयी हो, अडवाणी हो, ऐसी पीढ़ी के नहीं है, बल्कि मंझे वो खिलाड़ी है। और नई नया तरीके की जो राजनीति सोनिया गांधी के समय में आ गई थी, उससे टक्कर देकर नरेंद्र मोदी गुजरात में खड़े थे, राजनीति में खड़े थे। वो वाजपेयी नहीं थे, अडवाणी नहीं थे। जितना विरोध होगा उसका सामना करते करते राजनीति के पाठ पढ़े और खड़े हो गए, और उसके बाद आए थे। तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपमानित होने का जो इंटरेस्ट यशवंत सिन्हा को था, इसलिए कुछ दिन रुके। और बाद में जब इनको मोदी ने तवज्जो नहीं दी, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि नए जमाने की राजनीति मोदी कर रहे थे और करना चाहते थे। राजनीति को एक नया मोड़, एक नया चेहरा देना चाहते थे। उसमें कोई स्थान नहीं था यशवंत सिन्हा को या अरुण पुरी को। मोदी जी 21वीं सदी की राजनीति करना चाहते थे, और ये कितने भी गुरु हो, कितने भी अनुभवी हो, उनका अनुभव 21वीं सदी में काम आने वाला नहीं था। तो इन्होंने जो जो कुछ करना था, पार्टी में रहकर मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मोदी ने इनको पार्टी से निकाला भी नहीं। तो ये पार्टी में रहते हुए राफेल की जो एग्रीमेंट हुआ था उसके खिलाफ राहुल गांधी पर भरोसा करके कोर्ट में गए थे और नाक कटवा कर वापस आ गए। ये मैं बार बार इसकी याद इसलिए दिलाता हूं कि जो मोदी से सीधी पॉलिटिकल लड़ाई करना चाहते, उनको मोदी को समझना जरूरी है। और ये बात मैं बार बार कहता हूं, मोदी को हराने के लिए पहले मोदी को समझना जरूरी है। ये कैसा खिलाड़ी है, ये कैसा खेल करता है, इसके पैतरेबाजी क्या है। अगर वो भूल कर अब राहुल गांधी
जैसे खेल करना जाओगे तो बार बार मुक्की खानी पड़ेगी, जैसे राहुल गांधी पिछले 12 साल से एक के बाद एक चुनाव हार रहे, पार्टी का सत्यानाश कर बैठे। तो जो मोदी से टक्कर लेना चाहता है उसको वो समझना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। अपमान होने के बावजूद, हार होने के बावजूद, वो लड़ने की क्षमता ना होने के बावजूद वो मोदी से लड़ना चाहते हैं। अभी अभी आपको याद होगा, 15 दिन की तो बात, शायद एक महीने की बात है, कि देश के उपराष्ट्रपति जो संसद के अधिवेशन में पहले दिन संसद में काम कार्यरत रहे और रात को उठकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और रिजाइन कर गए, इस्तीफा देकर निकल गए। उसके बाद उन्होंने कहीं आकर कुछ बोला नहीं है, ना कि मुंह दिखाया किसको, इतने अपमानित हुए। वो खुद खुद कबूल कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए तो उस दिन के बाद धनखड़ जी लोगों के सामने नहीं आए। बीच में तो आपको याद होगा, कपिल सिब्बल से लेकर संजय राउत तक कहां गायब हो गए, इनको गायब कर दिया, गवर्नमेंट ने गायब कर दिया है। गवर्नमेंट ने बताना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति है तो है कहाँ, क्या वो सुरक्षित है, उनको क्या हो गया। ये सवाल उनको ही अपमानित करने वाले विपक्ष के लोग पूछ रहे थे, लेकिन धनखड़ कभी सामने नहीं आए। हाँ, बीच में कुछ एक हफ्ते पहले एक खबर आ गई कि चुपचाप धनखड़ जी प्रधानमंत्री से मिले, इसका किसी ने इनकार नहीं किया है, ना कि कबूली दे दी, दुजोरा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इतने अपमानित होने के बाद क्या और अपमान की जरूरत है? ये लोग क्या चाहते हैं? अभी अभी जिनकी निधन हो गया, सत्यपाल मलिक, ये भी अपमानित होकर निकल गए। क्या जरूरत थी? आप बिना किसी काम के कहीं भंगार में पड़े थे, आपको उठाकर ऊंचे पद पर बिठा दिया और उसके ही साथ आप पंगा ले रहे हो। अरे, जो भंगार को भी सोना बना देता है उसके साथ अगर पंगा लोगे तो दूसरा क्या होगा? फिर से आपका भंगार हो जाएगा। और हो गया। सत्यपाल मलिक हो, यशवंत सिन्हा हो या धनखड़ हो। लेकिन आज ये सब मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि एक खबर उड़ते उड़ते मेरे पास पहुंची है, वो मीडिया में नहीं मिलेगी। मैं वैसे भी कभी ब्रेकिंग न्यूज वगैरह देने वाला पत्रकार नहीं हूं, नहीं था। लेकिन जब कोई खबर ऐसी आती है कि जिस पर पब्लिक में चर्चा होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, या जो मुझे मानते हैं, मुझे सुनते हैं, उनको वो खबर समझना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, तब मैं उस खबर की चर्चा करता हूं। तो एक खबर उड़ते उड़ते मेरे पास आई है, बड़े विश्वसनीय सूत्रों से आई है, कि अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ फिर से उपराष्ट्रपति होने की तलाश में है, ऐसा कहा गया है। अभी इसको किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये खबर आई है कि जो बहुत जल्दी अगले महीने में कुछ 2 हफ्तों में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, उसमें फिर से धनखड़ को एक उम्मीदवार बनाने का प्रयास जारी है। चुनाव आयोग को चैलेंज देने का, जो चुनौती देने का जो खेल राहुल गांधी ने खेला था, वो बुरी तरह से फंस गया है। वोट चोरी का मामला जो उन्होंने उठाया, वो बुरी तरह से फंस गया। तो राहुल गांधी की बात है, एक खिलौना, अगर नहीं उनका मनोरंजन होता वो फेंक देते और दूसरा खिलौना उठा लेते। तो कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से एक प्रयास ऐसा चल रहा है कि चलो अब मोदी के साथ एक नया खिलौना लेकर खेलते हैं, और उस खिलौने का नाम जो मैंने सुना है वो है जगदीप धनखड़। अगर मोदी और भाजपा ने जिसको उपराष्ट्रपति पद से अचानक अलग होना बाध्य किया,
मानो निकाल दिया उस पद से, उसी को उस पद का नया उम्मीदवार करना, ये मोदी जी के लिए बड़ी एम्बरासमेंट हो सकती है, शर्मनाक बात हो सकती है। इस तरीके की सोच कांग्रेस में राहुल गांधी के दिमाग में चल रही है, और इसलिए जगदीप धनखड़ को पटाने की कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव जगदीप धनखड़ फिर से लड़े। अब धनखड़ इसको कितनी मान्यता देते पता नहीं है, और इसलिए जो बीच में अचानक से एक हफ्ते पहले ये खबरें आना शुरू हो गए कि जगदीप धनखड़ कहाँ गायब हुए, इस सरकार ने उनको गायब किया क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, जो अफवाहें फैलाई गई, उसका कारण ये था कि जगदीप धनखड़ से कांग्रेस और विपक्ष के कुछ लोग संपर्क करना चाहते थे, उनको पटाना चाहते थे कि आप मोदी पर बदला लेने के लिए अगर उम्मीदवार बन जाओ तो ये बीजेपी के लिए, मोदी के लिए ऑकवर्ड पोजीशन बन जाती है, तो बदला लेने का ये एक तरीका हो सकता है। तो धनखड़ को मोदी से बदला लेने के लिए उकसाने की कोशिश शुरू हो गई थी, और इसी कारण से ये खबरें फैलाई गई कि धनखड़ कहाँ गायब है। उनका सरकार ने तो कुछ किया नहीं, गृह मंत्री उसका जवाब दे। अगर आपको किसी को मिलना है तो ढूंढ लो, उनके भी, धनखड़ कोई अज्ञात व्यक्ति तो है नहीं, उपराष्ट्रपति रहे, उसके पहले कहीं मंत्री रहे, अलग अलग चुनाव लड़े हैं, उन्होंने वकालत की है, तो फेमस इंसान है, उनको जानने वाले हजारों लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले हजारों लोग हैं। एक दो तीन चार 10 लोगों से इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, तो मिल जाएगा, कहीं से ना कहीं से धनखड़ का पता तो मिल जाएगा, वो है कहा। लेकिन वो नहीं करने किया, ऐसे जताया गया जैसे कि कांग्रेस को धनखड़ की चिंता है, लेकिन असलियत में ये चल रहा था उसी वक्त धनखड़ जी क्या कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कांग्रेस के तरफ से शुरू हो गई थी। और दो लोगों पर कोई है, बड़े नेता कांग्रेस के, उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप धनखड़ को पटा लो, बदला लो, मोदी के खिलाफ बदला लो। जिस ढंग से अपमानित होकर आपको उपराष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा है, और मोदी के कारण ही छोड़ना पड़ा है, तो मोदी से बदला ले लो, और बदला लेने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कल परसों की बात है, भाजपा के ही दो सदस्य संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष पद के लिए एक दूसरे से लड़े। तो ऐसा एक माहौल बनाया गया। देखो, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अजीब खेल खेला, और उसमें अमित शाह के लाडले संजीव बालिया, उनको कांग्रेस ने पराजित किया, जबकि प्रैक्टिकली बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी ने उनको पराजित किया है। ये दोनों बीजेपी के आपस में लड़े। तो कहने का मतलब ये है, उसी तरीके से अगर तुमको ये नहीं हुआ है तो मोदी से बदला ले लो, तुमको ये नहीं किया है तो मोदी से बदला ले लो। तो धनखड़ को इसीलिए चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। 21 अगस्त को आखिरी दिन है, उपराष्ट्रीय पद का जो चुनाव होने वाला है, उसमें जिनको लड़ना है उनके लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन 21 अगस्त है। और बीजेपी की तरफ से जो कोई उम्मीदवार फाइनल हो गया है, वो शायद आज या कल अपना पर्चा भरेगा। वो कौन है इसकी अभी भी नाम सामने नहीं आया, लेकिन जिस दिन भरना है उसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री है या बीजेपी के मित्र दलों के एनडीए के मुख्यमंत्री है, उनको दिल्ली बुलाया गया है कि जो एनडीए का कैंडिडेट होगा, बीजेपी का कैंडिडेट होगा, उसका पर्चा भरने के समय हमारे सारे मुख्यमंत्री हाजिर होने चाहिए। तो बात साफ है, अगले एक दो दिन में
19 तारीख के पहले, 19 अगस्त के पहले बीजेपी का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सामने आ जाएगा, उसका चेहरा नाम सामने आ जाएगा, उसका पर्चा भरा जाएगा। शायद उसके बाद अगर तय किया जाता है तो विपक्ष भी इस चुनाव में कूद पड़ सकता है, और आंकड़े साफ बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। लेकिन उसमें भी अगर एम्बैरेसमेंट करनी है, अपशकुन करना है, अपमानित करना है मोदी को, या मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाना है, तो ये चुनाव लड़ने की कोशिश होगी। और उम्मीदवार ऐसा रखो कि जिससे लगे कि मोदी का नाक कट गया। भले बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन मोदी का नाक कट गया। तो मोदी का नाक कट गया, ये दिखाने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? जिसको इस्तीफा देना पड़ा था। और इसलिए ये बड़ी कोशिश जारी है, धनखड़ को किसी भी तरह से पटाओ कि बदला ले लो मोदी से। अब इसमें और अपमानित होना या नहीं, ये धनखड़ को तय करना है, क्योंकि पहले ही मोदी के खिलाफ गेम खेलते खेलते उनका ही गेम हो गया। शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, और इनको शिकार करने के लिए आगे आगे भेजने वाले और उकसाने वाले हाथ झटक कर भाग गए। क्या फिर एक बार अपना ही नाक कटवाने के लिए धनखड़ ऐसे षड्यंत्र में शामिल हो गए? पता नहीं। अगर यशवंत सिन्हा बार बार अपमानित होने के लिए उतावले हो जाते हैं, तो धनखड़ क्यों नहीं हो गए? इंसान है भाई, और इंसान तो गलती करता है, और बहुत बार इंसान वही गलती बार बार करता है। तो धनखड़ क्यों नहीं करेंगे? अगर उनका अहंकार इतने सातवें आसमान पर होगा, तो वो जरूर अपना नाक कटवाकर मोदी से पंगा लेने के लिए फिर से मैदान में कूद पड़ेंगे। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो खबर मिली है, वो कांग्रेस और राहुल के कुछ लोग जोर शोर से दबे आवाज में, कहा खबर ना फैले, इसी तरीके से धनखड़ को खोज रहे। धनखड़ को पटाने की जिम्मेदारी उठाकर दो नेता, उसमें से एक नेता जाट है, ऐसा मैंने सुना है। सवाल इतना ही है, क्या धनखड़ फिर से अपमानित होने के लिए राजी है, तैयार है? क्योंकि हार तो निश्चित है। जो पद आपने छोड़ा है, फिर उसी पद के लिए लड़ना और पराजित होना, ये और नाक कटवानी वाली बात होगी। जीतने की संभावना होती तो अलग बात है, लेकिन आज एक बात साफ है, जो आंकड़े सामने आए हैं या है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है, वो देखते हुए एक बात साफ है, अच्छी आंकड़ों से, अच्छे नंबर से बीजेपी का या मोदी जी का कैंडिडेट जीत जाएगा, एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा, और जो सामने विपक्ष का कैंडिडेट होगा वो हारना तय है। तो क्या दोबारा, क्योंकि एक बात है, अगर समझो धनखड़ खड़े रहते, चुनाव लड़ते और हार जाते, तो लोग क्या बोलेंगे? पहले ही थे तो आराम से अपनी टर्म पूरी करते, वहां धक्के मारकर बाहर निकालने की माहौल खड़ा किया, और अब ना कटवाने के लिए मैदान में आ गए। देखते क्या करते धनखड़ जी। लेकिन जो खबर मेरे पास थी वो मैंने आपको आपके सामने रखी है। आप भी सोचिए। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।